जीजी एरा यानी गौतम गंभीर एरा, ये वर्ड आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा। जब गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने तो उनके और इंडियन टीम के इस टाइम को ये नाम दिया गया था। जीजी एरा के स्टार्ट होते ही सबको लग रहा था कि इंडियन टीम उनके अंडर कुछ स्पेशल परफॉर्म करेगी, और हाँ, परफॉर्मेंस स्पेशल तो था। जीजी एरा में इंडियन टीम T20 में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट टेस्ट में ये कहानी बदल जाती है। जहाँ इंडियन टीम ओवरसीज टेस्ट मैचेस में डोमिनेट कर रही थी, वहाँ आज हम अपने घर पर एक टेस्ट मैच जीतने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 2012 से 2024 तक हम घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे, बट जीजी एरा के स्टार्ट होते ही हम न्यूजीलैंड के सामने 12 साल बाद होम टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, वो भी व्हाइट वॉश होकर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हम पिछले 10 सालों से जीत रहे थे, वो भी हम 1-3 से हार जाते हैं। इतना काफी नहीं था तो हम साउथ अफ्रीका से भी 26 साल बाद होम टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश होकर हार जाते हैं। इसके अलावा 53 साल बाद इंडिया 6 होम टेस्ट मैचेस में से 4 मैच हार जाती है। ये सब वही अनवांटेड रिकॉर्ड्स है जो जीजी एरा में हमने अपने नाम किए हैं। रवि शास्त्री ने तो ये तक कहा, coaches who can't win matches at home should return to Ranji Trophy or domestic cricket and prove themselves before they can be included in future plans। इन सब के बीच रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर जब इंडिया श्रीलंका में ओडीआई सीरीज खेलने जाती है, वहाँ भी हम 27 साल बाद श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। हाँ, हमने जीजी एरा में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, बट रोहित शर्मा ने उसका क्रेडिट गौतम गंभीर को नहीं, राहुल द्राविड़ को दिया। अगर हम इंडियन टीम में खेल रहे प्लेयर्स को देखे तो एक नाम हमें सब जगह दिखेगा, नहीं वो विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं है, वो है हर्षित राणा। फैंस इस फेस को ग्रेग चैपल वाले टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तब भी कंट्रोवर्सीज थी, तब भी टीम के डिसीजंस पर सवाल उठे थे, और आज भी वही सब दोबारा देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जीजी एरा इंडियन टीम के लिए एक डाउनफॉल एरा है? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एरा इन इंडियन क्रिकेट, जीजी एरा। 2018 में गौतम गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद उन्होंने 2022 और 2023 के आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स को मेंटोर करा था, एंड 2024 के आईपीएल में गंभीर केकेआर को एज मेंटोर ज्वाइन करते हैं। ये वही पॉइंट था जहां से ये सारी चीजें शुरू होती है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे गंभीर ने 2012 और 2014 में केकेआर को चैंपियन बनाया था, वैसे ही वो केकेआर को 2024 में एक और बार ट्रॉफी जितवाएंगे, और वैसा ही हुआ। 16 मैचेस में से 11 मैचेस जीतकर केकेआर एसआरएच को 2024 के फाइनल में 8 विकेट से हरा देती है। आईपीएल के बाद जून में T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, एंड वो टूर्नामेंट के बाद राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर भी खत्म होने वाला था। इसी वजह से बीसीसीआई ने नए हेड कोच के लिए एप्लीकेशंस ओपन करी थी। बीसीसीआई प्रीफर कर रहा था कि नेक्स्ट हेड कोच भी कोई इंडियन ही हो, और तब वीवीएस लक्ष्मण एंड गौतम गंभीर का नाम आता है। वीवीएस लक्ष्मण ने तो इस रोल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट गौतम गंभीर इंटरेस्टेड थे, एंड बीसीसीआई को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। केकेआर ने उनकी मेंटोरशिप में 2024 का आईपीएल जीता था। बट यहाँ पर लोग एक चीज भूल रहे हैं कि टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे, गौतम गंभीर नहीं। तो फिर लोग गौतम गंभीर को सारा क्रेडिट क्यों दे रहे थे? इन सब के बीच इंडिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। टूर्नामेंट के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेते हैं, एंड राहुल द्राविड़ भी हेड कोच की पोजीशन से ऑफिशियली रिजाइन कर देते हैं। एंड इसके बाद 9 जुलाई 2024 को बीसीसीआई गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच बनाती है। बट बीसीसीआई के अगेंस्ट जाके वो अभिषेक नायर को बैटिंग कोच, रायन टेन डोसाटे को फील्डिंग कोच एंड मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच बना देते हैं। अगर हम गंभीर के रिलेशंस इंडियन टीम के करंट प्लेयर्स के साथ देखें तो वो भी कुछ हद तक गंभीर ही रहे हैं। स्पेशली उनके और विराट कोहली के बीच तो 36 का आंकड़ा था, बट जब उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। गंभीर एंड विराट की फोटो तो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थी। सबको लग रहा था कि अब इंडियन टीम गौतम गंभीर के आने से और भी अच्छा खेलेगी, बट उनको कहाँ पता था कि जीजी एरा में हमने हमारी फर्स्ट सीरीज खेली श्रीलंका के सामने। T20 में तो हम श्रीलंका को 3-0 से हरा देते हैं, बट ओडीआई में हम 0-2 से हार जाते हैं, एंड 27 साल बाद इंडिया श्रीलंका से एक ओडीआई सीरीज हार जाती है। इसके बाद बांग्लादेश को तो हम टेस्ट में 2-0 से एंड T20 में 3-0 से हरा देते हैं। बट इस सीरीज के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का खराब फेज शुरू होता है। अक्टूबर में जब न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने इंडिया आती है, तब हम वो सीरीज 0-3 से हार जाते हैं, और 12 साल बाद हम एक होम टेस्ट सीरीज हारते हैं।
फर्स्ट टेस्ट में तो हम 46 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं एंड थर्ड टेस्ट में हम 147 रन भी चेज नहीं कर पाते हैं। इस हार के लिए हम लोग सपोर्ट स्टाफ को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने इंडियन टीम को इस सीरीज के कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था। इस सीरीज को हारने का एक रीजन हो सकता है कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ सालों से सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं एंड शायद वही चीज हम रेड बॉल क्रिकेट में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स इस सीरीज में लॉन्ग इनिंग्स खेल ही नहीं पा रहे थे। खैर इस सीरीज के बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। फर्स्ट मैच तो हम इजीली 295 रन से जीत जाते हैं, जिसमें विराट कोहली अपनी लास्ट टेस्ट सेंचुरी भी बनाते हैं। बट दिक्कत शुरू होती है सेकंड मैच से, जिसमें सीनियर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रन्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, हमारे यंग प्लेयर्स डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे बट वो इस सीरीज को जीतने के लिए काफी नहीं था। रिजल्ट, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद 1-3 से हार जाते हैं। इस सीरीज में बहुत से डिसीजंस ऐसे थे जो काफी शॉकिंग थे, लाइक सीरीज के बाद अभिषेक नायर एंड फील्डिंग कोच दिलीप को सैक कर देना, फर्स्ट मैच में जडेजा एंड अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना एंड सरप्राइजिंगली थर्ड टेस्ट मैच के बाद अश्विन का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना। ये सब क्लियरली दिखा रहा था कि इंडियन टीम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। टीम के खराब परफॉर्मेंस के लिए रोहित शर्मा को ब्लेम किया गया था एंड इसी वजह से वो लास्ट मैच में खुद को बेंच भी कर लेते हैं। स्टिल हम वो मैच हार जाते हैं। जब कैप्टन खेल ही नहीं रहा और हम फिर भी मैचेस हार रहे, तो अब ब्लेम कोच एंड सपोर्ट स्टाफ पर जाना चाहिए। बट लिटरली उस टाइम पर कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा था। सब लोग बस रोहित को ट्रोल कर रहे थे और उनको विराट से कंपेयर कर रहे थे, जबकि कोचिंग स्टाफ भी इस हार के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एंड यही से रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के रिटायरमेंट के रूमर्स शुरू हो जाते हैं। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जब इंग्लैंड इंडिया टूर पर आई 3 ओडीआई मैच की सीरीज खेलने, तब इंडिया उनको इजीली 3-0 से हरा देती है एंड ये फर्स्ट ओडीआई सीरीज बन जाती है जो हम जीजी एरा में जीते थे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर के लिए एज कोच बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ये एक आईसीसी टूर्नामेंट था और इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में सभी टीम्स को डोमिनेट करते हुए बिना एक भी मैच हारे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। फैंस भी काफी खुश थे बिकॉज गौतम गंभीर ने एज हेड कोच अपना फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट ही जीत लिया था। बट इसके बाद वो होता है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 7th में 2025 को रोहित शर्मा एंड 12th में 2025 को विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ये बात शॉकिंग इसलिए है क्योंकि दिल्ली के रणजी कोच सारनदीप सिंह ने विराट के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद बोला कि वो इंग्लैंड में रन्स मारना चाहते थे, लाइक ही डिड इन 2018। He's gonna score maximum hundreds what he did it then the last time in 2018 when he came to England. So there is nothing like that in when he came to Ranji Trophy matches where लोगों ने इस रिटायरमेंट को फोर्स्ड रिटायरमेंट बोलना शुरू कर दिया, जिसके कारण गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। देखो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो रियली में हुआ नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशंस है। हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड एंड बीजी टीम में टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद एक नए कैप्टन की तलाश में थी एंड इसका डायरेक्ट मतलब होता है रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा देना। तो जब रोहित से ये सब बातें डिस्कस करी होगी तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं होंगे एंड इसी वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया होगा। विराट कोहली के केस में ये हो सकता है कि जब वो हर इनिंग्स में सेम तरीके से आउट हो रहे थे तो टीम मैनेजमेंट ने उनको कह दिया होगा कि वो उनके फ्यूचर प्लान्स में नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया होगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये 100% हुआ होगा, आई रिपीट ये सिर्फ अजम्पशंस है। इसके बाद होता है इंग्लैंड टूर जो 2-2 से ड्रॉ हो जाता है। इस सीरीज में भी काफी शॉकिंग डिसीजंस लिए गए, लाइक कुलदीप यादव को एक भी मैच नहीं खिलाना, टीम में स्टेबिलिटी का ना होना, जैसे फर्स्ट, 4th एंड 5th मैच में साई सुदर्शन को नंबर 3 पर खिलाना और 2nd एंड 3rd मैच में करुण नायर को नंबर 3 पर खिलाना। इस सीरीज के लास्ट मैच के दौरान गंभीर का ओवल के ग्राउंड स्टाफ के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था जो काफी पॉपुलर हुआ था। ओवरऑल जब डिसीजंस एक एक करके क्वेश्चनेबल लगने लगे तो फैंस ने सीधा गौतम गंभीर को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है 2025 का एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में था एंड इस टूर्नामेंट में इंडिया ने अपना डोमिनेशन दिखाया। पाकिस्तान को तो हमने 3 बार बहुत बुरी तरह हराया था। फाइनल मैच तो हमने जीत लिया था, बस उसकी ट्रॉफी हमको अब तक नहीं मिली है। एंड ये बात तो कहनी पड़ेगी कि जीजी एरा में हमारी टीम ने T20 में तो काफी अच्छा परफॉर्म करा है। एशिया कप के बाद वेस्ट इंडीज जब इंडिया आई 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, तब हम वो सीरीज 2-0 से जीत जाते हैं एंड इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है 3 ओडीआई एंड 5 T20 मैच
5 की सीरीज खेलने। ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट थी बिकॉज रोहित एंड विराट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। पहले दोनों मैचेस तो हम हार गए थे और अब हमें सिर्फ व्हाइट वॉश से बचना था। तो थर्ड टेस्ट मैच में रोहित 121 एंड विराट 74 रन बनाते हैं, जिसके कारण हम वो मैच 9 विकेट से जीत जाते हैं। बट हम ओडीआई सीरीज 1-2 से हार जाते हैं। तीसरे ओडीआई के बाद सिलेक्शन कमेटी पर एक सवाल उठता है कि मोहम्मद शमी को इस टूर में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया और हर्षित राणा को हर मैच में क्यों खिलाया गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर्षित ने थर्ड ओडीआई में काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट जब हमारे सिलेक्टर साहब को ये सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि मोहम्मद शमी फिट नहीं है। भाई, अगर वो फिट नहीं होते तो वो रणजी ट्रॉफी क्यों खेलते? इस डिसीजन की वजह से सबको लग रहा था कि गौतम गंभीर इंडियन टीम में फेवरेटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद T20 सीरीज इंडिया 2-1 से जीत जाती है, बट इस सीरीज में एक डिसीजन ऐसा था जिसने हम सबको शॉक कर दिया था। लाइक हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह की जगह खिलाना। अर्शदीप एक एक्सपीरियंस T20 बॉलर है, पर उसके बावजूद हर्षित को प्रेफरेंस मिलती रही, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस पर काफी सवाल खड़े हुए। हाल ही में हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार जाते हैं और हम 1999 के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका से घर पर टेस्ट सीरीज हारे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि गौतम गंभीर के टेन्योर में हम टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी होम कंडीशंस में। वेल, मैचेस हारने के बाद कैप्टन को ब्लेम किया जाता है एंड जीतने के लिए भी कैप्टन को ही क्रेडिट दिया जाता है। बट जब भी इंडियन टीम जीतती है तब सडनली गंभीर आगे आ जाते हैं एंड जब टीम हारती है तब कैप्टन को ब्लेम किया जाता है। ऐसा सिर्फ एक ही चीज की वजह से हो सकता है, PR। बिकॉज जब रवि शास्त्री या राहुल द्रविड़ हेड कोच बने थे तब तो हमने इतनी हाइप नहीं देखी थी। अगर हम इंडियन टीम का GG एरा में ODI और T20 में परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी मिक्स्ड लगता है। T20 में तो हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस सिर्फ एक दिक्कत है, हमारी प्लेइंग 11 अभी भी फिक्स्ड नहीं है एंड आई होप कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले हो जाए। ODI में हम मिक्स्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लाइक घर पर तो हम एक भी ODI सीरीज नहीं आ रहे हैं, बट ओवरसीज कंडीशंस में हम कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी का ना होना। लाइक जसप्रीत बुमराह तो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक भी ODI मैच नहीं खेले हैं। एक और रीजन हमारा मिडल ऑर्डर भी हो सकता है और ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। मिडल ऑर्डर की इंस्टेबिलिटी सालों से इंडियन टीम को सताती आ रही है। एनीवेज, जब ये वीडियो आएगा तब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी ODI सीरीज शुरू हो गई होगी और ऑनेस्टली इंडिया का ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम में वैसे भी ODI क्रिकेट बहुत कम खेला जाता है और अगर हम घर पर भी ODI सीरीज हारने लगे तो 2027 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा।